हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रीमिया का युद्ध। पूर्वी समस्या के विस्तार के कारण और रूसी साम्राज्यवादी नीति की आकांक्षा के कारण क्रीमिया का युद्ध हुआ। यूरोप के इतिहास में पूर्वी समस्या के बार बार उभरने का कारण यह था कि यूरोपीय महाशक्तियां एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखती थी। जार निकोलस के विचार से तुर्की यूरोप का बीमार आदमी था तथा उसका जो राज्य था वो पतन की अवस्था में था। वह स्वयं कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लेना चाहता था और इंग्लैंड को मिस्र और कीट दिलाना चाहता था। इस प्रकार सभी देशों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये युद्ध अवश्यंभावी हो गया। युद्ध के कारणों पर चर्चा करें तो 1841 से 1852 ईस्वी तक पूर्वी यूरोप में शांति बनी रही और सुल्तान अब्दुल मजीद को अपने साम्राज्य की दशा सुधारने का पर्याप्त अवसर मिल गया। उसने सेना, शिक्षा, स्थानीय शासन के क्षेत्र में कई सुधार किए, किंतु जब सुल्तान ने धार्मिक पक्षपात को समाप्त करने का प्रयास किया तो कट्टरपंथी मौलवी तथा उलेमाओं ने उसकी आलोचना प्रारंभ कर दी। साथ ही ग्रीक चर्च और कैथोलिकों की समस्याओं के कारण उसकी स्थिति कमजोर हो गई। क्रीमिया युद्ध के लिए मुख्य रूप से निम्न कारण जिम्मेदार हैं, तो आइए इनके कारणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तुर्की के सुल्तान की अयोग्यता। तुर्की का सुल्तान एक अयोग्य व्यक्ति था, अतः तुर्की जो कि पहले से ही कमजोर था और उसकी दुर्बलता ही क्रीमिया युद्ध का एक कारण बनी। सुल्तान का शासन प्रबंध सुदृढ़ नहीं था तथा उसकी धार्मिक नीति अपने साम्राज्य के अंदर रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए अनुदार तथा अत्याचारपूर्ण थी। जनता उसके शासन से दुखी थी। सुल्तान की निरंतर घटती शक्ति के कारण उस समय खुले आम विवाद होने लगे थे। इसके विस्तृत साम्राज्य, जिसमें बाल्कन के अतिरिक्त मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन भी थे, पर कौन अधिकार करेगा ये समस्या बनी हुई थी। नेक्स्ट है जेरूसलम की समस्या। जेरूसलम की समस्या को हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे जो शुरू से ही ग्रीक और कैथोलिक सन्यासी रहते हुए आए थे, यहाँ पे फिलिस्तीन में स्थित है ये, और जेरूसलम में बैतलहम में चूंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था इसलिए ये ईसाइयों का तीर्थ स्थल है। 1535 की व्यवस्था के अनुसार इस पवित्र तीर्थ स्थानों के संरक्षण का काम कैथोलिक सन्यासियों को सौंप दिया गया था। 1740 ईस्वी की एक दूसरी संधि के अनुसार कैथोलिक सन्यासियों की रक्षा का भार फ्रांस पर और ग्रीक सन्यासियों का भार रूस पर रहेगा। यानी ये जो ईसाई के पवित्र स्थान हैं, एक तरफ है यूनानी सन्यासी और दूसरी तरफ है कैथोलिक सन्यासी। तो ग्रीक यानी यूनानी सन्यासियों का संरक्षक तो रूस था और कैथोलिक सन्यासियों का संरक्षक फ्रांस था। तो ये व्यवस्था की गई थी कि दोनों इनके संरक्षण में रहेंगे। लेकिन 1789 की फ्रांस की क्रांति जब प्रारंभ हुई तो फ्रांस ने इस मामले में रुचि लेना लगभग बंद कर दिया था। फ्रांस की अर्थव्यवस्था से लाभ उठाकर ग्रीक चर्च के पादरियों ने रोमन चर्च के विशेषाधिकारों पर अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। नेपोलियन के पतन के बाद रोमन पादरी हमेशा फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध अपील करते रहे, किंतु फ्रांस अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा रहा। लेकिन 1850 में लुई नेपोलियन जब फ्रांस का राष्ट्रपति बना तो उसने तुर्की के सुल्तान को कैथोलिकों के पुराने अधिकार लौटाने के लिए पत्र लिखा। इसका ऐसा करने के पीछे उसके दो कारण थे। पहला तो ये था कि वो कैथोलिक लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में फ्रांस के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहता था। साथ ही साथ नेपोलियन का ये भी मत था कि कैथोलिक सन्यासियों का पक्ष लेने से यूनानी सन्यासियों के संरक्षण रूस के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, जो कि उसके पहले पुरानी हार 1812 और 1840 की संधि के अपमान का, वो राष्ट्रीय अपमान का बदला ले सकेगा। और इसी भावना से प्रेरित होकर नेपोलियन ने जानबूझकर जेरूसलम की समस्या के प्रति उग्र नीति अपनानी प्रारंभ की। इस प्रकार जो अधिकतर जो राष्ट्र थे, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल
आदि कैथोलिक राज्यों ने भी नेपोलियन की मांग का समर्थन किया। दूसरी ओर यहीं हम रूस की बात करेंगे। जार निकोलस जो रूस का सम्राट था, उसने यूनानी पादरियों के अधिकारों को यथावत बनाए रखने के लिए भी तुर्की के सुल्तान को पत्र लिखा। तुर्की का सुल्तान फ्रांस की मांगों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार था, किंतु रूस के विरोध के कारण यह समस्या और भी जटिल हो गई। तुर्की दोनों बड़ी शक्तियों को नाराज नहीं कर सकता था, वो गंभीर समस्या में फंस गया। लेकिन उसने एक कूटनीतिक युक्ति का सहारा लिया। उसने फ्रांस के राजदूत को एक पत्र लिखा जिसमें कैथोलिक सन्यासियों के अधिकारों को वापस देने का आश्वासन दिया गया, जिससे फ्रांस संतुष्ट हो सके। लेकिन फ्रांस और रूस को एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता था, और इसी की वजह से एक तरह से तुर्की के सुल्तान ने फ्रांस की मांगों को स्वीकार कर लिया और रूस को नाराज कर दिया। तीसरी जो कारण हम कह सकते हैं तुर्की के बंटवारे का रूसी प्रस्ताव। जार निकोलस की इंग्लैंड की यात्रा 1844 में हुई तो उसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एबरडीन को एक प्रस्ताव रखा कि हम तुर्की को आपस में बांट लेते हैं, ब्रिटेन क्रीट और मिस्र पर अधिकार कर ले और रूस कुस्तुतुनिया और डॉर्डेनल्स पर अधिकार कर ले। लेकिन इंग्लैंड ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह तुर्की की अखंडता को बनाए रखना चाहता था। चौथा, रूस द्वारा ईसाई प्रजा पर संरक्षण की मांग। यहाँ पे रूस कि हम पहले भी ईसाई धर्म के प्रति जो बात है उसको कह चुके हैं, तो उसने राजदूत के रूप में अपने पुत्र मेनशिकोव को तुर्की के सम्राट के पास एक दूत बनाकर भेजा और ये मांग की कि तुर्की साम्राज्य की संपूर्ण प्रजा पर रूसी संरक्षण स्वीकार किया जाए। जबकि पहले संरक्षण कैसा था, फ्रांस का और रूस का, लेकिन अपने पुत्र के द्वारा उसने ये कहलवाया कि संपूर्ण ईसाई प्रजा पर रूस का संरक्षण स्वीकार किया जाए। जो इसका पुत्र था मेनशिकोव, इसने तुर्की जो सम्राट के सामने बड़े उद्दंड तरीके से अपनी मांगों को रखा, जिससे जो सुल्तान था वो नाराज हो गया। और ऐसा होना भी ये सही था क्योंकि 1815 से निरंतर रूस की नीति तुर्की साम्राज्य को कमज़ोर बनाने की थी और उसके विरोधियों को उसने सर्बिया और यूनान में भी सहायता दी थी। स्वाभाविक था कि जार के दबाव में आकर अब भी तुर्की उसकी मांगों को स्वीकार कर लेता, किंतु अब स्थिति में परिवर्तन आ चुका था। तुर्की इंग्लैंड के समर्थन के आधार पे मेनशिकोव की मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने में आनाकानी करता रहा। इनसे दोनों देशों के बीच में युद्ध का वातावरण उत्पन्न हो गया। यहाँ पांचवा जो मेन पॉइंट है, इंग्लैंड की अस्पष्ट नीति। इंग्लैंड की जो नीति थी वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, वो उसका विघटन नहीं चाहता था। दूसरी ओर रूस के प्रभाव को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने से भी रोकना चाहता था। वास्तविकता तो ये थी कि इंग्लैंड तुर्की साम्राज्य का विघटन नहीं चाहता था और उसने हमेशा आवश्यकता पड़ने पर तुर्की की सहायता की। उसे भारतीय साम्राज्य को रूस से खतरा हो सकता था, इसी वजह से उसने हमेशा टर्की का साथ दिया और उसने रेड क्लिफ को सुझाव दिया कि वह रूसी राजदूत से कहे कि अपनी मांगों को वो पृथक पृथक 2 भागों में प्रस्तुत करे, पवित्र स्थानों की मांग तथा उस पर संरक्षण का अधिकार, यूनानी ईसाई सन्यासियों के संरक्षण का अधिकार। मेनशिकोव जो राजदूत था और जार निकोलस का पुत्र भी था, ने जब स्पष्ट रूप से अपनी मांगों को 2 भागों में बांटकर तुर्की के सुल्तान महमूद को प्रस्तुत किया, तब रेड क्लिफ के कहने पर उसने प्रथम मांग जो थी उसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन द्वितीय मांग को ठुकरा दिया। रूसी राजदूत को जब तुर्की के सुल्तान के इस निर्णय का पता चला तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हुआ और तत्काल ही कुस्तुतुनिया छोड़कर चला गया। तुर्की का सुल्तान इस स्थिति से विचलित नहीं हुआ और उसकी दृष्टि से इस समस्या का समाधान हो गया था। छठा जो कारण है, फ्रांस का दबाव। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय तुर्की के सुल्तान पर बराबर इस बात के लिए दबाव डाल रहा था कि उसकी पवित्र स्थानों के संरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया जाए। वास्तव में 1852 ईस्वी में फ्रांस की मांग को पुरानी संधि के आधार पर उसने स्वीकार भी कर लिया था, किंतु इससे रूस नाराज हो गया था। वस्तुतः
बेथलहम के चर्च में रहने वाले सन्यासियों की आपसी झगड़ों ने इस समस्या को उलझाए रखा। इंग्लैंड इस समय फ्रांस का समर्थन कर रहा था, अतः तुर्की फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा दबाया गया। तुर्की के सम्राट ने इंग्लैंड और फ्रांस के दबाव में आकर रूसी मांग को ठुकरा दिया था। तत्कालीन कारण जो था रूस द्वारा मोल्डेविया तथा वोलेशिया पर अधिकार करना। मेनशिकोव के मई 1853 में तुर्की से वापस चले जाने के पश्चात युद्ध की आशंका बढ़ गई। तुर्की के सुल्तान ने यूरोपीय राज्यों के नाम एक नोट भेजा जिसने रूस की मांगों के संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। 31 मई 1853 को जार निकोलस ने पुनः तुर्की के सुल्तान को रूस की मांग स्वीकार करने हेतु लिखा, किंतु तुर्की के सुल्तान ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः जुलाई 1853 में रूसी सेनाओं ने प्रुत नदी को पार करके मोल्डेविया और वालेशिया पर अधिकार कर लिया। साथ ही जार निकोलस ने यह भी घोषणा कर दी कि यह कोई तुर्की के विरुद्ध युद्ध का आरंभ नहीं है, अपितु उचित मांगों को स्वीकार कराने के लिए वह इन दोनों राज्यों पर अधिकार कर रहा है। रूस की सेनाओं द्वारा प्रुत नदी पार करने की सूचना से इंग्लैंड और फ्रांस की चिंता बढ़ गई। पामस्टम चाहता था कि रूस को रोकने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त बेड़े को बास्फोरस तक जाने की आज्ञा दी जानी चाहिए, किंतु प्रधानमंत्री एबरडन युद्ध करने से झिझक रहा था। अतः उसने तुर्की को धैर्य धारण करने तथा शक्ति का प्रयोग न करने की सलाह दी। ऑस्ट्रिया भी घटनाक्रम को बड़ी दिलचस्पी से लेकर देख रहा था, क्योंकि संघर्ष की सीमा के बिल्कुल निकट हो रहा था, किंतु वो युद्ध टालना चाहता था। युद्ध टालने का प्रयास। वियना नोट, जुलाई 1854। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री काउंट बुओल ने युद्ध को रोकने के उद्देश्य से इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और प्रशा के प्रतिनिधियों को जुलाई 1853 में वियना में आमंत्रित किया। चारों देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक नोट तैयार किया जिसे वियना नोट कहा जाता है। इसमें रूस और तुर्की के ईसाई मत के संरक्षण से संबंधित कुचुक, केनार्जी, एंड्रियोनोपल की संधियों की भाषा एवं अर्थों को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। ऐसा विश्वास किया जाता था कि वियना नोट द्वारा स्थिति सुलझ जाएगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रूस ने वियना नोट को स्वीकार तो कर लिया, किंतु उसने ईसाई मत के संरक्षण का अर्थ जार द्वारा संरक्षण लगाया। इसके विपरीत तुर्की के सुल्तान ने उसमें 4 शब्द महान तुर्की के राज्य द्वारा जोड़कर उसे स्वीकार किया। इन 4 शब्दों के जुड़ जाने से यूनानी चर्च के ईसाइयों पर रूस के संरक्षण के स्थान पर तुर्की का संरक्षण हो गया। रूस ने तुर्की के इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप तुर्की और रूस के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। ये युद्ध कई तरीकों से हुआ, इसके बहुत सारे कारण थे। तुर्की और रूस का युद्ध। इंग्लैंड और फ्रांस का समर्थन पाकर तुर्की के सुल्तान ने 5 अक्टूबर 1853 को रूस को चेतावनी दी कि वह 15 दिन में मोल्डेविया तथा वोलेशिया को खाली कर दे। रूस ने तुर्की के सुल्तान की चेतावनी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। अतः तुर्की ने 23 अक्टूबर 1853 को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों पक्षों के बीच पहला युद्ध साइनोप की खाड़ी में हुआ, जिसमें रूसी जहाजी बेड़े ने तुर्की जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। इस घटना को यूरोपीय इतिहास में साइनोप का हत्याकांड कहा जाता है। साइनोप का हत्याकांड, साइनोप का हत्याकांड कहा जाता है। इस घटना ने तुर्की और रूस के युद्ध को यूरोपीय युद्ध में परिवर्तित कर दिया। साइनोप के हत्याकांड पर इंग्लैंड का जनमत उबल पड़ा और रूस के विरुद्ध, जिसमें भारत में ब्रिटिश हितों को खतरा था, युद्ध छेड़ने की मांग की जाने लगी। साइनोप का हत्याकांड यूरोपीय युद्ध की भूमिका थी। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एबरडीन अभी भी युद्ध नहीं करना चाहता था। नेपोलियन तुर्की की सहायता करना चाहता था, परंतु इंग्लैंड के सहयोग के बिना वह भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। 4 जनवरी 1854 को इंग्लैंड तथा फ्रांस का सम्मिलित जहाजी बेड़ा काले सागर में प्रवेश कर गया।
यहाँ पे चित्र में साइनोव को दिखाया गया है। साइनोव, ये जो घटना थी, साइनोव का हत्याकांड यहाँ पे हुआ था। तो जब रूसी सेनाएं तुर्की के प्रदेशों से हट जाए और इंग्लैंड और फ्रांस का बेड़ा भी काले सागर से हट जाएगा, ये संधि हुई। नेपोलियन तृतीय ने भी युद्ध रोकने की दृष्टि से ये व्यक्तिगत प्रस्ताव रखा, किंतु निकोलस ने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फरवरी में इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित रूस के राजदूत स्वदेश लौट गए। 27 फरवरी को इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस को एक संयुक्त अल्टीमेटम भेजा, जिसमें 30 अप्रैल 1854 तक मोल्डेविया और वालेशिया खाली करने की मांग की। 19 मार्च को रूस ने इस चेतावनी को अस्वीकार कर दिया और 27 मार्च 1854 को इंग्लैंड तथा फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। आरंभ में निकोलस को विश्वास था कि ऑस्ट्रिया उसका साथ देगा, क्योंकि 1849 में रूस ने ऑस्ट्रिया की बड़ी सहायता की थी और 1850 में आलयूज के कूटनीतिक संघर्ष में भी उसने फ्रांसिस जोसेफ के पक्ष का समर्थन किया था, किंतु ऑस्ट्रिया इस युद्ध में तटस्थ रहा। प्रशा भी इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता था। बिस्मार्क का कहना था कि रूस से हमारी कोई शत्रुता नहीं है और पूर्वी समस्या में भी हमारा कोई हित नहीं है। इस प्रकार प्रशा भी इस युद्ध से तटस्थ रहा। पेरिस की संधि 1856। क्रीमिया के युद्ध का अंत पेरिस की संधि के साथ हुआ। 25 फरवरी 1856 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की, पीटमोन्ट, सार्डिनिया के प्रतिनिधि संधि की शर्तों पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए। 30 मार्च 1856 को सभी देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसकी निम्नलिखित शर्तें थी। पेरिस की संधि। यूरोप के सभी देशों ने सामूहिक रूप से तुर्की की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का वचन दिया। तुर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा की स्थिति सुधारने का वचन दिया और साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि तुर्की निष्पक्ष और उदार शासन की ओर कदम बढ़ाएगा। काले सागर का तटस्थीकरण कर दिया गया। काले सागर का तटस्थीकरण यानी ब्लैक सी का तटस्थीकरण कर दिया गया। सभी देशों के व्यापारिक जहाज काले सागर में आने जाने का अधिकार दिया गया, किंतु किसी भी देश के युद्धपोत इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। इस जो ब्लैक सी है, इसमें किसी भी जो देश है, न सर्बिया, न ओटोमन साम्राज्य, न रशिया, कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा। कार्स तुर्की को तथा क्रीमिया रूस को लौटा दिया गया। यहाँ पे क्रीमिया वापस रूस को लौटा दिया गया। डेन्यूब नदी में सभी देशों को समान रूप से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। दक्षिणी बेसरबिया का भाग रूस से लेकर मोल्डेविया में मिला दिया गया। आप देखिए मैप में मोल्डेविया जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है बेसरबिया का भाग मोल्डेविया में मिला दिया गया। मोल्डेविया और वॉलेशिया पर भी रूस का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। इन दोनों प्रदेशों पर तुर्की की प्रभुता बनी रही। सर्बिया की स्वतंत्रता की सभी यूरोपीय देशों ने गारंटी ली। पेरिस की संधि के साथ 3 उपसंधियां भी सम्मिलित की गई, जो निम्न प्रकार हैं। 6 यूरोपीय देशों और तुर्की के बीच एक उपसंधि द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डॉर्डेनस और बास्फोरस के जल डमरू मध्य में किसी भी देश के युद्धपोत उस समय तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे जब तक तुर्की युद्ध में सम्मिलित न हो जाए। दूसरी उपसंधि तुर्की और रूस के बीच में हुई, जिसमें दोनों ने काले सागर में अपने तटों की रक्षा के लिए आवश्यक छोटे जहाजों की संख्या निर्धारित की। तीसरी उपसंधि इंग्लैंड और रूस के बीच में हुई। इसका संबंध बाल्टिक सागर में स्थित ऑकलैंड द्वीपों से था। क्रीमिया युद्ध के परिणाम। क्रीमिया का युद्ध यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बहुत से तत्कालीन और दूरगामी परिणाम हुए। युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 5 लाख सैनिक युद्ध करते हुए अथवा बीमारी के कारण मारे गए थे।
इसके अतिरिक्त युद्ध में भाग लेने वाले देशों, विशेष रूप से तुर्की की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और उसका राष्ट्रीय कर्ज इसी युद्ध के कारण काफ़ी बढ़ गया। रूस की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और ब्रिटेन का राष्ट्रीय कर्ज भी बढ़ गया। कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम हुए जो निम्न प्रकार है। क्रीमिया के युद्ध का तुर्की पर प्रभाव। पेरिस की संधि के द्वारा उसे नया जीवन प्रदान किया गया। तुर्की की ईसाई प्रजा पर रूस द्वारा संरक्षण का दबाव भी समाप्त हो गया। वह यूरोपीय राष्ट्र समूह में सम्मिलित हो गया और यूरोपीय देशों ने उसकी स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखने की गारंटी दी। रूस पर भी पेरिस संधि का प्रभाव पड़ा। इस संधि के कारण उसे यूरोपीय देशों के समक्ष अपमानित होना पड़ा। इस संधि के कारण रूस का प्रसार यूरोप की ओर रुक गया। उसने अब मध्य एशिया की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जहां इंग्लैंड उसका विरोधी बन गया। इसके अतिरिक्त उसका कुस्तुतुनिया पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने का तथा काले सागर को रूसी झील बनाने का जो सपना था वर्षों से, वो टूट गया। तीसरा, इंग्लैंड क्रीमिया के युद्ध में विजयी हुआ था। पामस्टन की नीति सफल रही, किंतु इस युद्ध में उसे लगभग 32,000 सैनिकों की आहुति देनी पड़ी और लगभग 6 करोड़ पौंड का खर्च उठाना पड़ा। इसके ये बेवजह का युद्ध था, उसके बदले में उसे 1 इंच भी भूमि नहीं मिली। फ्रांस भी विजेता राष्ट्रों में से एक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पेरिस की संधि नेपोलियन तृतीय की व्यक्तिगत सफलता थी। इस विजय के कारण यूरोप में फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ी और पेरिस कुछ समय के लिए यूरोपीय राजनीति का केंद्र बन गया। सार्डिनिया राज्य का भी विजेताओं में नाम था। इस युद्ध में सम्मिलित होने के कारण काबूल को इटली के एकीकरण की समस्या को बड़े राष्ट्रों के समक्ष रखने का अवसर मिला। कैटलबी ने भी लिखा है कि क्रीमिया के कीचड़ से नवीन इटली का जन्म हुआ और कुछ कम स्पष्ट रूप में नए जर्मनी का भी जन्म इसी से हुआ। ऑस्ट्रिया ने इस युद्ध में तटस्थ रहने का फैसला किया था, किंतु युद्ध काल की राजनीतिक गतिविधियों में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया और उसके अल्टीमेटम के कारण ही रूस को मोल्डेविया और वॉलेशिया से हटना पड़ा। अतः रूस भी उससे नाराज हो गया। क्रीमिया के युद्ध में प्रशा पूर्ण रूप से तटस्थ था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके लिए रूस ने उसके प्रति कृतज्ञता का अनुभव किया। यहीं से रूस और प्रशा की मित्रता के संबंधों का आरंभ होता है। यह संबंध 1890 तक बना रहा, जब तक कि बिस्मार्क अपने पद पर रहा। इसके अतिरिक्त जब बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया व फ्रांस के साथ युद्ध किया, तो रूस की सहानुभूति बिस्मार्क के साथ रही। और इस प्रकार जो क्रीमिया का युद्ध था उसका काफ़ी महत्व है। क्रीमिया के युद्ध का आधुनिक यूरोप के इतिहास में अपना अलग ही महत्व है। इस युद्ध के महत्व के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग इसे आधुनिक युद्धों में सबसे व्यर्थ युद्ध भी बताते हैं। इसी प्रकार फ्रांस के जो राजनीति के थियर्स ने कुछ अभागे साधुओं को पूजा गृह की चाबी दिलाने के लिए लड़ा गया युद्ध भी बताया है। क्रीमिया का युद्ध सामान्य अर्थ में यूरोपीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। रूस में तो इसके प्रतिक्रिया के रूप में युग का अंत हुआ और सुधार के युग का प्रारंभ होता है। जार अलेक्जेंडर द्वितीय को अनेक सुधार करने पड़े ताकि लोगों को अपने पक्ष में लेकर वह अपनी स्थिति में सुधार ला सके। उसके द्वारा किए गए सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण दासों का उद्धार करना था। यूरोप के कई देशों में भी प्रतिक्रिया के युग का अंत इसी समय हुआ, क्योंकि इस समय प्रतिक्रिया के समर्थकों में फूट उत्पन्न हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इटली और जर्मनी दोनों स्थानों से ऑस्ट्रिया का बहिष्कार संभव हो सका। इसी समय राष्ट्रीयता एवं उदारवाद को सफलता प्राप्त हो सकी और वियना की प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भी समाप्त हो सकी। इस युद्ध के बाद बाल्कन प्रायद्वीप में राष्ट्रीयता की लहर फैली और पेरिस की संधि के बाद 6 वर्ष की अवधि में ही मोल्डेविया और वॉलेशिया के प्रदेशों ने संयुक्त होकर स्वतंत्र रोमानिया का स्थान ले लिया। क्रीमिया के युद्ध के पश्चात नए युग का प्रारंभ होता है, जिसमें प्राचीन मान्यता को बदल दिया था। इस प्रकार ये जो युद्ध है एक तरह से बड़ी क्रांतिकारी घटना है। नमस्कार।